बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, नून लीग वालों की खुशियां उन्हें रास नहीं आती और नवाज शरीफ की नाअहली का पहिया उल्टा घूमेगा। वो किस तरह से, ऑल्दो अपेरेंटली आपको जो इस वक्त डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी नून लीग के हक में हैं और हर चीज़ प्लान के मुताबिक चल रही है। सीट एडजस्टमेंट हो रही है। नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए निज़ाम पूरे का पूरा एक्सपोज हो रहा है। लेकिन इस सब के अंदर अभी बहुत सी अहम तरीन डेवलपमेंट्स होनी हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब को नाअहल किया गया है और इमरान खान साहब के ऊपर नाअहली की तलवार जो लटक रही है उस हवाले से अदालत लग गई है और एक उम्मीद पैदा हुई है। ये किस तरह से नून लीग की खुशियां जो हैं इन्हें रास नहीं आनी अनकरीब, मैं उस हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगा। और इससे भी ज्यादा अहम यह है कि इस वक्त अहम तरीन मुलाकातें शुरू हो गई हैं। अमरीकी सफ़ीर की और बरतानवी सफ़ीर की हंगामी मुलाकातें पाकिस्तान की सियासी जमातों से। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस सारी डेवलपमेंट को किस तरह से देखती है, ये सब कुछ ज्यादा गौर तलब है। क्योंकि एक ही सियासी जमात है जिसे पूरे के पूरे आपके मुल्क के पॉलिटिकल प्रोसेस से अलग किया जा रहा है। ये सारी चीजें बड़ी अहम है जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। बहुत से लोगों को हमारा तर्ज सहाफ़त पसंद नहीं है, इसलिए हमारे चैनल्स को मुसलसल रिपोर्ट किया जाता है। इस असर को ज़ायल करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें अब एक इख्तलाफी नोट जो है वो भी आ चुका है। लेकिन उससे पहले ज़रा आपको उसके बेनिफिशरीज़ का बताते हैं। आपको पता है जहांगीर तरीन भी बेनिफिशरी हैं, नून लीग भी बेनिफिशरी है। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहयात नाअहली का कानून ख़त्म करने के फैसले पर नून लीग के रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल सामने आया और इन्होंने कहा कि बर वक्त फैसला किया है। आइन की किसी शिक में ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं। ताहयात नाअहली गैर मुनसिफाना फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक धब्बा साफ हुआ। उन्होंने कहा कि ताहयात नाअहली के कानून से सियासतदानों में बहुत नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी अभाव खत्म करके ऐसा इकदाम किया। आइन में ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं मरियम औरंगजेब साहब, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। फैसले से नवाज शरीफ एक मरतबा फिर सुरखरू हुए हैं। आज पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। असल कहानी क्या है, ये लोगों में किस तरह से नहीं निकल सकते वो तो एक अलग बात है और उसके ऊपर पूरी दुनिया को पता है। रोज़े रोशन की तरह आया है। पीटीआई वाले पुलिस और रियासती जबर के डर से नहीं निकल पा रहे तो नून लीग वाले अवाम के डर से नहीं निकल पा रहे। अच्छा, आईपीपी ने भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक कवान का ताहयात नाअहली खत्म होने पर रद्द-ए-अमल में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में लैंडमार्क जजमेंट दी है। जजमेंट ने जमहूरी राहदारियों में बिछाए गए कांटे चुन लिए हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सियासी रहनुमाओं पर बतौर उम्मीदवार नाअहली की कदगन लगाना गैर जमहूरी अमल था। सियासी नुमाइंदों का पार्लियामेंट फ्लोर तक पहुंचना उनका बुनियादी जमहूरी हक है। फैसले ने सियासी रहनुमाओं का बुनियादी जमहूरी हक उन्हें वापस लौटाया है। फैसला देर आयद दुरुस्त आयद की अमली मिसाल बनकर सामने आया है। अच्छा, इस सब के ऊपर इन्होंने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इस फकीदुल मिसाल फैसले का खैर मकदम करती है। नून लीग और आईपीपी जो है वो ये बात करने पे मजबूर हो गए हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि सियासी रहनुमाओं का रास्ता जो है वो पार्लियामेंट के ऐवान तक रोकना और जमहूरी राहदारियों के अंदर कांटे बिछाना। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वो कांटे उठाने के मुतरादिफ है, ऑल्दो इसके अंदर शाहजेब खानज़ादा ये तजिया दे रहे हैं कि जी पीटीआई वालों को ये बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर जो एक ताहयात नाअहली की तलवार लटक रही थी वो भी इससे ख़त्म हो गई है। ऑल्दो इट डजंट मैटर। लेकिन सवाल ये है कि जो एक असूल ये वज़ा कर रहे हैं नून लीग वाले और आईपीपी वाले और ये जो एक दलील दे रहे हैं कि जी जमहूरियत की राहदारियों की राह में जो बिछाए गए कांटे थे वो कांटे जो हैं वो दूर कर दिए गए हैं, वो चुन लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इस सारी की सारी सिचुएशन को जब हम एनालाइज करते हैं और इस सारे के सारे मामले को जब हम देखते हैं तो इसमें आप ये देखें कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ये भी कह देती है कि जी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं तो हम क्या करें, आरओ को हम डिक्टेट नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और दो, वो कहते हैं ना कि एक नहीं दो पाकिस्तान, लेकिन इस वक्त बिल्कुल नाज़रीन कराम दो नहीं एक पाकिस्तान, लेकिन अब एक नहीं दो पाकिस्तान हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो इस वक्त सूरत हाल है वो हमारी पूरी कौम देख रही है। इंसाफ के दौरे म्यार है हर जगह पर। अब इस फैसले में ताहयात नाअहली जो केस है इसके फैसले में सुप्रीम
कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफ भी किया, उनका इख्तलाफी नोट सामने आया है और उन्होंने ताहयात नाअहली के फैसले को दुरुस्त करार दिया और लिखा कि किसी भी रुकन असम्बली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। उन्होंने इख्तलाफी नोट में लिखा कि आइन में 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली नहीं है, नाअहली उस वक्त तक है जब तक अदालत का डिक्लेरेशन मौजूद है। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात करके आइन में इजाफा किया। अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि नाअहली ताहयात मुकर्रर करने से समीउल्लाह बलोच केस फैसले को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन एक्ट की शिक 232 की झेली शिक 2 के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल करने की कानून साजी दुरुस्त है। समीउल्लाह बलोच केस में नाअहली ना ताहयात है और ना ही मुस्तकिल है और ना ही मुख्तसर, और जो तय करदा उसूल है समीउल्लाह बलोच केस में वो दुरुस्त है। लेकिन जारी बात है समीउल्लाह बलोच केस तो एक और चीज़ है, इसके बेनिफिशरी नवाज शरीफ साहब थे, तो ये कैसे हो सकता था कि मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस सब के अंदर, आपको पता है। चलें अब हम वो बात है ना कि आप खुद अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अब नाज़रीन इकराम, जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है जो समझने वाली है, एक जानिब इनके लिए मुकम्मल तौर पर नून लीग के लिए माहौल साजगार बनाया जा रहा है। MKM ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया इलेक्शन से पहले कि MKM इलेक्शंस के बाद जो वोट करेगी उसके लिए वज़ीर आज़म के लिए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को करेगी, यानी उनका इत्तेहाद हो गया। वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामलात भी तय पा गए हैं। लाहौर से सूबाई और कौमी असम्बली एक नशिस्त पर सीट एडजस्टमेंट पर आमादगी जाहिर की है नून लीग ने। मुस्लिम लीग नून NA 117 और PP 163 जो है उस पर सीट एडजस्टमेंट के लिए आमादा हुई, ताहम IPP की डिमांड के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक बरकरार है। NA 117 में मुस्लिम लीग नून अब्दुल अलीम खान को सपोर्ट करेगी। PP 163 पर भी मुस्लिम लीग नून IPP के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। लीगी ज़राए का दावा है कि लाहौर से मजीद किसी नशिस्त पर सीट एडजस्टमेंट का इम्कान नहीं है। ऑल्दो IPP जो है वो सीट एडजस्टमेंट करके जो एक अल्टरनेट नैरेटिव ये देना चाह रहे थे कि इन्हें लॉन्च किस नज़रिए के तहत किया गया था कि ये बेसिकली नून लीग के भी खिलाफ जाएं, पीपल्स पार्टी, और उस खला को फिल करें। खला को तो अवाम फिल होने नहीं देगी, अवाम इमरान खान के साथ है। अब वही बात है कि ये इस वक्त IPP और ये सारी जमातें, देखिए इस वक्त मुल्क के अंदर या प्रो इमरान पॉलिटिक्स है या आपकी एंटी इमरान पॉलिटिक्स है। इस नुक्ते को आपने समझना है, ये एक बड़ा बारीक नुक्ता है। एंटी इमरान इस वक्त 5% है। अच्छा, ये जो नहीं जितनी आप एडवेंचर्स कर रहे हैं, आप प्रो इमरान वोटर तो तोड़ नहीं पा रहे, आप एंटी इमरान वोटर जरूर तोड़ रहे हैं जो 5% है और उसे अल्टरनेट ऑप्शंस दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के साथ एक भोंडा मजाक तो हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब एक जानिब तो ये डेवलपमेंट्स आ रही हैं, वहीं दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से भी अपडेट है, और ये असासे छुपाने के इल्जाम में चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उन्हें इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया है। और इन्होंने बेसिकली चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया केसरा इलाही के हवाले से मैं आपको बता चुका हूं, और इनके बारे में इन्होंने ये कहा है कि जी इस सब के अंदर जो इन्होंने बात कही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इन्होंने कहा है कि जिनके असासे अब हो ये रहा है कि उस्मान डार की वालदा जो है रेहाना डार साहिबा और उनकी जो उमर डार की अहलियाँ हैं अरूबा डार, यही दो इलेक्शन लड़ रही थी, इन्हीं दो के 10-10 मरले निकाल दिए इन्होंने। ठीक हो गया जी। अब परवेज इलाही और कैसरा इलाही वाले मामले के अंदर भी इन्होंने ये किया कि आप नई ज़मीन के इंतकाल करवा के, ये इस वक्त निज़ाम एक अजीब सा मामला कर रहा है। शेर अफजल मरवत जो हैं उनका पेशावर में कोई घर नहीं, लेकिन उनके कागजात इस बात पर रिजेक्ट कर दिए गए कि 6 घर जो हैं पेशावर के अंदर उसके इन्होंने बिजली के या पानी के बिल नहीं दिए गालिबन। अब मामला ये हुआ कि पेशावर के अंदर उन्होंने चेक किया, जो भी शेर अफजल नाम का बंदा है ना उसके इन्होंने खाते में ये सब कुछ डाल दिया शेर अफजल मरवत के। अब शेर अफजल मरवत कह रहे हैं मुझे तो मेरे घर दें आप। तो इस वक्त निज़ाम के साथ जो भोंडा मजाक हो रहा है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा चीज़ों को आप समझें। अब नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो ये डेवलपमेंट्स हैं, वहीं दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तोशा खाना में नाअहली के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये केस लगेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 12 जनवरी से समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस शाहिद करीम शामिल हैं। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद हसन भी इस बेंच का हिस्सा होंगे और इमरान खान साहब की नाअहली जो है तोशा खाना केस के अंदर, उस हवाले से अब ये फैसला होना है और उस हवाले से ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट बन के चीज़ जो है ये सामने आएगी। लेकिन इस सारे मामले को अगर हम एनालाइज करें, इस सारी सिचुएशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ है जिसे आपने इस वक्त एनालाइज करना है, बहुत कुछ है जिसे इस वक्त समझने की ज़रूरत है। अब एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा है और एक तरफ तो नून लीग के ऊपर इस वक्त सारा जो निज़ाम है उसने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो है वो भी एक अपना शेयर लेने के लिए पर तोल रही है। पीपल्स पार्टी इनकलाबी बनने का, जमहूरी बनने का एक सारा मामला तो कर रही है पीपल्स पार्टी ने, तो चले। लेकिन अब ये चीज़ वारदात नून लीग की ज़रूर देखिएगा कि जो सेनेट की करारदाद है और जो लोग हैं, क्या नून लीग ने खुलकर उनकी मजम्मत की, क्या नून लीग ने खुलकर उनके ऊपर बात की? नहीं।
गई और हीट ऑफ द मोमेंट में उनके सेनेटर ने कोरम की निशानदेही नहीं की, अच्छे भी बन गए, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, लोग अब इन ढकोसलों में नहीं आएंगे। अब इस सब के अंदर दो बड़ी अहम तरीन और अजीबो गरीब मुलाकातें भी हुई हैं। और अच्छा, सानिया 9 मई के हवाले से एक नए क्रैकडाउन की भी खबर है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अब एक जानिब तो बिलावल से अमरीकी सफ़ीर जो है, अमरीका के तैनात सफ़ीर जो है पाकिस्तान में, डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने मुलाकात की है। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत और मौजूदा सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान ने बताया कि मुलाकात में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात की अहमियत पर भी गुफ्तगू की गई। तर्जुमान ने कहा कि मुलाकात में यूएस पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क में पेशरफ्त पर भी बातचीत की गई। अब आपको पता है कि इस वक्त इस सियासी माहौल के अंदर ये सारा कुछ होना, वही दूसरी जानिब अमरीकी सफ़ीर अगर बिलावल के पास पहुंचा है तो जो बरतानवी सफ़ीर है, बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट, उनकी मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ से। और ये जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, ये बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये एक बड़े क्रूशल टाइम पर हुई है जब नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म हुई है और नवाज शरीफ को निज़ाम ने एक फ़ैसला कर लिया हुआ है, सिस्टम ने, कि स्क्रिप्ट के मुताबिक आवाम की तौहीन करके पाकिस्तान के अंदर एक डमी इलेक्शंस करवा के, पाकिस्तान की आवाम का पैसा ज़ाया करके, आवाम के हुकूक पर, आवाम की मंशा पर, आवाम की मर्ज़ी पर, आवाम के वोट के हक़ पर, हर चीज़ के ऊपर डाका मार के एक मफरूर सज़ा याफ्ता इश्तिहारी लाडला प्रो मैक्स जो है उसे इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर बिठाना है, उसकी अना की तस्कीन करनी है। और अब तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके करीबी साफ़ी इस बात को बड़े खुलम खुला कह रहे हैं कि जी 2017 में नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी, इसलिए आज जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ के करीब हैं, वो आउट ऑफ द वे जाके नवाज शरीफ को फेवर दे रही है ताकि उस ज्यादती का अजाला हो सके। यानी नवाज शरीफ के साथ ज्यादती करने के लिए उनका मौक़िफ़ है कि जो मावराए कानून चीज़ें हुई, अब वो दोबारा मावराए कानून चीज़ें नवाज शरीफ को लाने के लिए की जा रही हैं और इमरान खान के साथ की जा रही हैं ताकि उनका अजाला हो सके। तो ये तो फिर एक नेवर एंडिंग साइकिल है। आज जो इमरान खान को गिराने के लिए आप मावराए कानून और मावराए आइन इक़दामात कर रहे हैं, कल को फिर इमरान खान का अजाला भी तो करना होगा। मतलब ये अजीबो गरीब, ये अजीब से जमहूरी, ये अजीब से मामलात है। अब आप ये देखें नाज़रीन इकराम के अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम आधे इस्लामी आधे जमहूरी और आधा पाकिस्तान बच गया, और ये इस वक्त सूरत हाल है हमारे मुल्क की। लेकिन अब आप उस मीटिंग को देखें, पीटीआई अभी इस मीटिंग को बड़े मुख्तलिफ किस्म के लेंस से देखेगी। बिलावल वाली मीटिंग भी इंपॉर्टेंट है, बट मेरे लिए ये जो बरतानवी सफ़ीर की मीटिंग है, एट द वेरी राइट मोमेंट, अमेरिका और बरतानिया बड़े अहम तरीन प्लेयर्स हैं, आपने इस चीज़ को समझना है। और बरतानवी हाई कमिश्नर जो है जेन मैरियट, उनकी मुलाकात नवाज शरीफ से 8 फरवरी को इज्तमाइयत के हामिल इंतखाबात का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। ये जेन मैरियट ने नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू की है। अब ये गुफ्तगू बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इस गुफ्तगू के ऊपर अभी बहुत सी और चीज़ें भी हैं, और ज़ाहिरी बात है कि ये जो मुलाकात हुई है इसके बहुत से एंगल्स हैं, ये कसीरुल जहती इसके एंगल्स निकाले जा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आप समझ रहे हैं कि इस वक्त खिचड़ी क्या पक रही है और क्या नवाज शरीफ, आप इससे पहले देखें कि एक मुलाकात हुई थी अमरीकी सफ़ीर की नून लीग वालों से, और उस मुलाकात का जो एलामिया नून लीग ने जारी किया था कि अमरीकी सफ़ीर ने ये सारी बातें कर दी है, और अमरीकी सफ़ीर ने कह दिया कि जी नवाज शरीफ बड़े ज़रूरी हैं पाकिस्तान में आने के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए इन्होंने जो बात कही थी। अब उस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम, जो समझने वाली है, वो आपने ज़रा एनालाइज करनी है और उस चीज़ का आपने इदराक करना है। अब ये सानिया 9 मई के हवाले से जो चीज़ सामने आई है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, अहम तरीन डेवलपमेंट है। लाहौर में सानिया 9 मई के मुल्जिमान और इश्तिहारियों के खिलाफ एक बार फिर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन टीमों को टास्क सौंप दिया गया है। अब तक गिरफ्तार न होने वाले मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अब तक की तहकीकात में मजीद 382 मुल्जिमान की गिरफ्तारी मतलूब है। गिरफ्तार न होने वाले 282 इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 9 मई के वाकयात के 14 मुकदमात दर्ज हुए, 49 मुकदमात दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज हुए। 1035 मुल्जिमान दहशतगर्दी के मुकदमात और 884 मुल्जिमान दीगर मुकदमात में गिरफ्तार हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि दहशतगर्दी के मुकदमात में अब तक जेलों में 741 मुल्जिमान जुडिशल हुए। दीगर मुकदमात में 318 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर हवालात में रखा गया। बाकी तमाम मुल्जिमान जमानतों पर हैं या मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो एक नया क्रैकडाउन है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि एक नई वीडियो 9 मई के बाद से वो वीडियो मंजर आम पर नहीं आई थी। वो रावलपिंडी आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, AFC जो है रावलपिंडी का, उसके अंदर लोगों के हमले की वीडियो है कि वहां पर किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया। वो वीडियो भी अभी मंजर आम पर आई। वहीं दूसरी जानिब लाहौर में 9 मई के सानहे के अंदर जो इश्तिहारी हैं और मुल्जिमान हैं, उनके खिलाफ एक नए क्रैकडाउन की इत्तलात जो है, और इस सब के अंदर 9 मई का वाकया जो है उसके हवाले से काबीना की एक कमेटी बना दी गई है, और काबीना की कमेटी सिफारिशात देगी कि कौन इसका मास्टरमाइंड था, कौन इसके सहूलतकार थे, ये किस तरह से हुआ। तो
یہ سارے ڈاٹس کو اگر آپ کنیکٹ کریں تو ظاہری بات ہے خان صاحب کی روبکار جاری ہو چکی ہے. سائفر کیس میں ضمانت کی جو سپریم کورٹ سے آرڈر تھا, اب توشہ خانہ میں اگر ضمانت ہوتی ہے تو خان صاحب ظاہری بات ہے رہا ہو جاتے ہیں, لیکن اور بہت سے کیسز ہیں, کیسز تو اینڈ لیس ہیں. اس وقت نظام نے اگر فیصلہ کیا ہوا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق تو چیزیں نہیں ہوں گی. تو یہ سارا کچھ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا اور یہ سب کچھ اینالائز کرنا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.